राइट बार बार कर लूं जय ब्रो जितनी आ गया ना YouTube पे जाएंगे सर प्ले कर दिया भाई क्लिक करो यार तो वो सब आ रहा है अभी अरे नहीं कट कर रहा हूं चल शुरू कर चल चलो तो ये है टेम्पलेट इंजन एक मिनट। टेम्पलेट इंजन क्या होता है फैन बंद करना आवाज आएगी इसके बाद फैन बोल रहा था फ्रंट यहाँ से बैक बैक एंड ठीक है आमतौर पे जब बैक एंड का डेटा फ्रंट एंड पे आता है या फिर फ्रंट एंड पे डेटा बैक एंड पे जाता है तो मान लो एक फॉर्म है इसमें एक इनपुट टेक्स्ट है ठीक है ये फॉर्म आपने सबमिट किया और जो इसमें यूजर था उसने क्या फिल किया एक स्क्रिप्ट डाल दी हाँ तो इधर आई नहीं उधर चल जाओ उधर चल जाओ। उधर चल चश्मा तो आपने हटा दिया है ठीक है अब सर बोलेंगे कुछ समझ नहीं पाएगा इसको कट कर देना ठीक है किसी ने स्क्रिप्ट डाल दी ठीक है डेटाबेस में ये सेव हो गया ठीक है अब मान लो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट था मान लो नेम था वो कहीं फ्रंट एंड पे शो हो रहा है ठीक है जैसे ही टेक्स्ट आएगा बैकएंड से ठीक है यहाँ रेंडर होगा अब डाल जाएगा कैसे एक्सपीरियंस होगा अगर यूजर कोई है थोड़ा टेकी बंदा है उसने इस तरह की स्क्रिप्ट डाल दी ये तो छोटी सी स्क्रिप्ट है अलर्ट डालने की उसने बड़ी सी स्क्रिप्ट डाल दी कि डेटाबेस ही पूरा उड़ जाए उसने क्वेरी डाल दी ड्रॉप क्वेरी फिर तो इसके लिए आता है टेम्पलेट टेम्पलेट इंजन का सिर्फ इतना काम नहीं होता कि वो डेटा को सैनिटाइज करे बहुत सारे अलग तरह के यूज होते हैं ठीक है तो लारावेल का टेम्पलेट इंजन है उसे कहते हैं ब्लेड इस चीज को ऐसी ऐसी और भी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए तो ये क्या करते हैं कोई भी डेटा आता है जाता है प्लस जो आप कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो ठीक है उन सबको भी ये चीजें प्रोवाइड कराता है सर इसके बारे में और बताना टेम्पलेट इंजन के बारे में लाइक लारावेल से ही नहीं प्रॉपर इंजन टेम्पलेट इंजन सब में होते हैं हर तरह के ठीक है बेसिकली ये क्या होते हैं आपके HTML का जो कोड होता है उसको रेंडर करने के लिए होते हैं एक ऑप्टिमाइज वे में ठीक है उसमें कई तरह की चीजें होती हैं कि जब भी कोई भी डेटा आ रहा है ठीक है वो एक ऐसा ना हो कि कोई स्क्रिप्ट डाल दे ठीक है अगर आप उसको जो सिंटैक्स वो दे रहा है उसको आप फॉलो करोगे ठीक है तो आपका डेटा एकदम सैनिटाइज होके जाएगा और जब आएगा तो भी वो सैनिटाइज होगा ठीक है ये इसका यूज होता है ठीक है बाकी इसमें और जो चीजें हैं जो आप नॉर्मली अपने फ्रेमवर्क में करते हो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में और फ्रंट एंड के टाइम पे उसमें जब कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो ठीक है और जो डेटा शो करना फैच करना वो सारा काम भी टेम्पलेट इंजन मैनेज करता है ठीक है ये सारे काम होता है 5 प्लान करते हैं 5 की प्लान करते हैं इंटरमीडिएट टाइम लगता है अभी कितना जाएगा 4:30 हाँ ये छोटा ही सेशन है बहुत ज्यादा प्लान करके चलेंगे हाँ बहुत बड़ा सेशन नहीं है ठीक है मुझे पहले पूरा बताने देना आपके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे बता देना आप नोट डाउन कर देना ठीक ये हो गया वो ओपन करना अब मैं ये जो भी अब जो सिंटैक्स में बता रहा हूँ वो लारावेल के उसमें बताऊंगा ठीक है तो लारावेल में जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है फोल्डर का वो आपके रिसोर्सेज के अंदर व्यूज होते हैं ठीक है व्यूज के अंदर आपको एक लेआउट नाम का फोल्डर बनाना होता है बनता नहीं है ठीक है इसके अंदर आपको कुछ पेजेस कॉमन पेजेस इंक्लूड्स कुछ भी मॉडल इंक्लूड कर लो कोई भी कंपोनेंट जो कॉमन कंपोनेंट्स है फॉर एग्जांपल एक मॉडल
बहुत जगह यूज हो रहा है, तो उसको अलग हर एक जगह पे इंक्लूड करने की जगह एक जगह इंक्लूड कर दो, सॉरी हर एक जगह डिजाइन करने की जगह एक जगह इंक्लूड कर दो, बाकी जगह से यूज कर दो। ठीक, उसके लिए ये स्ट्रक्चर होना चाहिए आपको फोल्डर का। ठीक है, अभी इसमें लेआउट में आपका एक मान लो कोई भी लेआउट है, माई लेआउट इसके अंदर पूरा HTML का कोड होगा। आमतौर पे क्या होता है, ये आपका हेडर, ये आपका फुटर, बीच में ये बॉडी। जो चेंज होता है वो मोस्टली यही होता है, ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं, मोस्टली यही चेंज होता है ना, है ना। तो ये अगर हर पेज पे आपको सिर्फ इतना ही कोड दिख रहा हो, क्योंकि अब मान लो यहाँ पे कुछ कोड है, यहाँ भी कुछ कोड है ना, अब यहाँ पे आपको चेंज करना है, यहाँ पे या तो हर पेज पे ये इंक्लूड कराओ, ये हर चीज है, या फिर वो एक ही जगह इंक्लूड पड़ा हुआ है, आप सीधा कस्टमर पेज पे आए, ठीक है, आपने सीधा कस्टमर की बॉडी के अंदर जो रहेगा, बॉडी का मतलब कस्टमर का जो डेटा है, जो भी दिखाना है, जो भी उसका डिजाइन है, सिर्फ वही रहेगा, तो वो कितना अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, बाकी का कोड वो लेंथी होगा, वो देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब इस पर लेआउट क्रिएट कैसे करेंगे, एक फाइल बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, उसके अंदर पूरा कोड रहेगा आपका HTML का। ठीक है, यहाँ पे आपका हेड हो जाएगा पूरा, यहाँ पे आपकी बॉडी आ जाएगी, ठीक है, और ये भी सिंगल एंड होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ से यूज आते हैं सारे। एक फंक्शन होता है ईल्ड का। ठीक है, मेरा एक लेआउट तैयार है, ठीक, अब मेरे पास पेजेस हैं 4, एक है मेरा होम पेज, एक है मेरा यूजर प्रोफाइल पेज, एक है वेबसाइट का अबाउट अस पेज। यहाँ पे पहला फंक्शन आएगा ईल्ड का, बॉडी के अंदर @ईल्ड, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर जाएगी की, मोस्टली इस की का नेम हम कंटेंट देते हैं। ये आपने देखा होगा जो हम यूज करते हैं, हाँ उसमें है ना ये हाँ लेआउट में, हाँ उसका यूज यही है। होता क्या है, अगर आप लोगों को उसके बारे में पता होगा, तो एक क्लास में एक फंक्शन होता है, जब दूसरी क्लास उसको इनहेरिट करती है तो आप उस फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसको ऐसा समझना कि ये एक क्लास है, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है ईल्ड की कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है कंटेंट। अब दूसरी जगह, दूसरे पेज पे जब मैं इस लेआउट को या फिर इस क्लास को यूज करूंगा इनमें से किसी में भी, तो मैं इस पूरे पोर्शन को ओवरराइड कर सकता हूँ, जो भी मुझे वहां पे डालना है। क्लियर हो? अभी इसमें डाला पड़ी है, कोई नहीं, वो होम पेज है ना, ईल्ड कंटेंट में यहाँ डाल देंगे और वहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देंगे इस होम पेज के अंदर, तो होम पेज पूरा उठ के इस ईल्ड कंटेंट को रिप्लेस मार देंगे। बेसिकली इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट कर देंगे। मैं थोड़ा और जल्दी सुना, अब इसका शायद आपको समझने का है। आपने PHP में नॉर्मल काम किया ना, इंक्लूड कराना, ठीक है, आप क्या करते हो, आपने एक हेडर बना लिया अलग से, है ना, एक फुटर बना लिया अलग से, ठीक है, अब आपको एक पेज बनाना है होम पेज, ठीक है, आपने यहाँ पे इंक्लूड हेडर कर लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने पूरा बॉडी का कोड डाल दिया, यहाँ पे आपने इंक्लूड फुटर कर लिया, ये करते हैं सब लोग, हाँ तो ये होता है हाँ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में भी यही होता है ना। लारावेल ग्रेड्स में क्या होता है, ये जो इतना पोर्शन है ना, हेडर और फुटर, ये जगह जगह इंक्लूड नहीं कराना, ये आप एक पेज पे डिफाइन कर दो, ये आपका हेडर, ये आपका फुटर, सारी स्क्रिप्ट भी यहीं पर है, सारी CSS भी यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है। चेंज क्या होगा, सिर्फ बीच का कंटेंट। ठीक है, एक लाइन इतनी होती है बस, जैसे आप मान लो ये आपने एक अलग अलग पेज बनाए थे, एक आपने पेज बनाया home.php, ठीक है, ये आपने एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है, इस पे आप इंक्लूड कराते हैं, ठीक है, लारावेल में इस पेज पे आप बस एक लाइन लिखोगे, $@extends, ठीक है, ये जो आपके लेआउट जहाँ पे आपने हेडर फुटर सब इंक्लूड करा दिया उस पेज पे, उसका पार्ट वो होता है लेआउट्स के अंदर, जो मैंने अभी डिफाइन किया था, लेआउट्स
फोल्डर होता है, डॉट उसके अंदर एक फाइल होगी, मोस्टली ऐप होती है, ऐप, ये एक्सटेंड होगा, ठीक है। अब इस पेज के अंदर आपको क्या करना है, मैंने वहां पे की ली थी yield कंटेंट, ठीक है, मैंने की ली थी कंटेंट। अब मुझे ये कंटेंट था बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मुझे बॉडी वाला एरिया पूरा अपडेट करना है, कैसे होगा अपडेट, @section कंटेंट, जो कि इधर यूज करोगे वही की इधर यूज करोगे, तो फंक्शन का नेम चेंज हो गया। यहाँ पे जो भी आपको कोड लिखना हो उस पेज के लिए वो सारा लिख दो, @@, ये सभी क्लियर, ठीक है। yield हो गया, सेक्शन हो गया, स्टैक हो गया, ठीक है। अब इसमें जो हम फॉलो करते हैं, हम एक yield कंटेंट के लिए बनाते हैं, कंटेंट ओवरराइड करने के लिए एक yield बनाते हैं हम स्क्रिप्ट्स का, ताकि हम कोई भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकें, ठीक है। और एक होता है हमारे पास स्टैक एंड पुश, @stack, ये JS होता है। स्टैक होगा यूज आपका लेआउट में, ठीक है। पुश यूज होगा आपका पेज पे जहां यूज करना है। तो होगा क्या, मान लो कितना टाइम हुआ, 41। ये आपका लेआउट का सिंटैक्स है, ठीक है। लेआउट में आप डिफाइन करते हो सारी चीजें, ठीक है। जहाँ पे यूज करना है उसमें आप @push यूज करोगे, ठीक है। push JS, ठीक है, जो भी की का नेम है यहाँ पे @push, ठीक है। इसके अंदर जो भी आपकी स्क्रिप्ट टैग है, जो भी स्क्रिप्ट आपको ऐड करनी हो कर दो, वो जहाँ पे ये स्क्रिप्ट डिफाइन होगी जस्ट यहाँ पे पुश हो जाएगा, ओवरराइड नहीं करेगा। ओवरराइड नहीं करेगा। कुछ स्क्रिप्ट मान लो पहले से पड़ी हुई है, मान लो आपने कंटेंट में कुछ स्क्रिप्ट डाल दिया, ठीक है, तो वो उसको ओवरराइड नहीं करेगा, वो जस्ट जो स्क्रिप्ट पहले से डिफाइन है ना उसके जस्ट नीचे आएगा। और yield है वो रिप्लेस कर देता है, yield रिप्लेस कर देता है। वो उस दिन यही तो हो रहा था। वो कहीं और से कहीं स्क्रिप्ट लगी तो इसलिए yield को एरर दे रहा था। हाँ, उस दिन जो कल परसों कर रहे इसलिए थे। stack यूज करा। मान लो इस पे 2-3 पेज इंक्लूड है ना, अब वहाँ पे yield आपने डिफाइन कर दिया है ना, मान लो आपने यहाँ पे yield भी डिफाइन है, मतलब दो बार में अगर पहले एक बार yield डिफाइन किया और दोबारा फिर yield डिफाइन किया, तो वो पहले वाली यूज जा चुकी तो दूसरी वाली आएगी नहीं। ये स्क्रिप्ट है। सही था। अब ये देखो, ये स्क्रिप्ट है, कोई पेज वहाँ पे इंक्लूड है, मान लो इस पे 2-3 पेज इंक्लूड है, आपने फर्स्ट पेज पे इसको स्क्रिप्ट डिफाइन कर दिया, दूसरे वाले जो इंक्लूड है उसमें डिफाइन कर दिया, तो उसने ओवरराइड कर दिया। बट आप इस स्टैक यूज कर रहे हो तो पुश करते तो वो उसके जस्ट ऊपर मतलब नीचे पुश कर देगा। लेकिन yield को अगर अलग अलग नाम से बनाए तब यूज करें कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बट ऐसा क्यों करोगे आप, है ना। आप तो स्क्रिप्ट है ना, आपसे यही सोच रहे हो ना स्क्रिप्ट ऐड करनी है मुझे, आप एक अलग पेज के लिए अलग स्क्रिप्ट कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, मैं आपके चेहरे से समझ रहा हूँ, कोई नहीं, प्रशांत समझाएगा आपको। प्रशांत, कुछ चीज़ों की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। ये तो कैसे लेआउट को यूज करना है वो बता दिया मैंने, ठीक है, कैसे लेआउट डिफाइन करना है और कैसे उस लेआउट को दूसरे पेजेस पे यूज करना है, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें सिर्फ लेआउट में डिफाइन होती है,
ठीक है, और ये दोनों हमारे क्वेरीज में डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं जेसन पे। मोस्टली क्या होता है कि हमें जो भी डेटा आ रहा होता है वो जेसन में क्या कहते हैं, वो स्ट्रिंग में आ रहा होता है, ठीक है, फिर स्ट्रिंग में हमें भेजना होता है। तो उसके लिए फंक्शन होता है @JSON। इसके अंदर आप अपना वेरिएबल डाल देते हो, मान लो $कस्टमर का डेटा आ रहा है। अदरवाइज आप इसको स्क्रिप्ट में यूज करोगे ना तो वो एरर दे देता है। जब आप ये यूज करते हो ना, आप ये भी यूज कर सकते हो, कर्ली ब्रेसेस से जो प्रिंट कराते हैं, है ना, ये भी यूज कर सकते हो। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो VS कोड के अंदर जो फॉर्मेटर्स होते हैं ना, कई बार फॉर्मेटिंग में ना ये जो कर्ली ब्रेसेस एक साथ होते हैं, इसको दूर कर देता है और वहाँ पे सिंटैक्स हो जाता है गलत। और उस केस में फिर आप फंस जाते हो, मतलब थोड़ी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, कहाँ गिर गया। आप जब कर्ली ब्रेसेस में देखते हो आपको लगता है सब कुछ ठीक है। तो बेटर ये है कि आप अगर जेसन को इंपोर्ट या डिकोड करना है तो आप ये यूज करो, ठीक है। जेसन @ उसके अंदर आपका वेरिएबल, यदि कहा ना जेसन के अंदर भी लगा होता है ना कर्ली ब्रेसेस, तो नहीं उससे वो नहीं करता फर्क। प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देता है, जो फॉर्मेटर होता है ना वो कर्ली ब्रेसेस को अलग कर देता है, इसको इसमें अगर इसको नीचे ले आए वहाँ पे सिंटैक्स गलत हो जाता है, ठीक है। पहला फंक्शन ये हो गया, ठीक है। दूसरा लूप है, इसमें जितने भी चीजें हैं सब @ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और हर किसी का मोस्टली एंड होता है, मतलब जैसे for each है तो @for each जो सिंटैक्स है वही होगा, एंड होगा @and for each। फॉर एग्जांपल एक div चल रहा है, इस div से मेरा लूप चल रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, तो @for each या आपको $data $key $bell और यहाँ पे @and for each, ये सिंटैक्स है फॉर लूप का, जहाँ भी लूप चलाना, ठीक है। दूसरा इसमें स्टेटमेंट्स है, ये भी सिंपल, हर चीज @ से ही चालू होती है। इफ यहाँ पे जो भी अपनी कंडीशन है ट्रू फॉल्स, वो @and if, ठीक है। अगर आपको वो if else if else नेस्टेड डू चलाने हैं तो @if and if फिर से कोई भी कंटेंट। और हाँ ध्यान रखना, इनमें से कहीं भी ये नहीं लगता, नॉर्मल जब आप for चलाते हो तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर चलाते हैं, वो कहीं नहीं है, लगा मत देना गलती से, ठीक है। सिंपली सिंटैक्स डिफाइन करना है, उसके नीचे से आपका कंटेंट चालू होगा, क्लियर। एंड इफ and if @else, sorry and else, यहाँ पे आएगा @and if, ठीक है। स्विच का भी सेम केस ही है, जैसे नॉर्मल स्विच केस यूज होता है वैसे यूज होगा, उसके आगे @ लगा रहेगा, उसमें आपका ब्रेक और कंटिन्यू जैसे रहेगा बस @ लगेगा, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस सभी लोगों को पता है। ब्रेक कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है इमीडिएटली। कंटिन्यू अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ वो देखता है कि है कि नहीं है। रॉ PHP, आपको कहीं पे PHP का कोड लिखना है, आपको नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं जो आप कोड PHP में करते हो। आपने PHP डिफाइन कर दिया, ये एंड कर दिया आपने, ये आपने एंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने PHP का कोड लिख दिया $A$B जो भी आपका लॉजिक हो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, बट बेटर ये है कि अगर ब्लेड आप यूज कर रहे हो तो ब्लेड के ही सिंटैक्स यूज करो, तो उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, सिंपल वही @PHP @and PHP। इसके बीच में HTML नहीं लिख सकते, लिखा है ना, लिख सकते हैं। नहीं इसके बीच
में नहीं, इसके बीच में HTML नहीं, देगा। नहीं। वो एक तरह से हो गया स्टार्ट और फिर वो आपको HTML लेना तो यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, फिर HTML उसमें लिखते हैं, लेकिन जब जब लगा देते हैं फॉर ईच लगा दें वो फॉर का सिंटैक्स होगा ना, इसी वजह से पहले से डिफाइन होगा। इसमें आप PHP लिखने के लिए बनाया है। इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक चीज और बताता हूँ, डेटा प्रिंट करने के लिए दो चीजें यूज होती हैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, तो बताएगा नहीं डिफरेंस क्या है? इसमें क्या होता है, जो ऊपर लिखने का उसमें वो करता है, ईगो कर देता है, और इसमें सीधा एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये है कि जैसे मैंने क्या है ना, नामा में मैंने पिक्चर को शो कराया है। ये होता है आपका सिर्फ प्रिंट करने के लिए विथ सैनिटाइजेशन को, डेटा सैनिटाइजेशन। कहने का मतलब जो मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था, किसी ने अगर स्क्रिप्ट डाल दी है ना, और अगर इसको आप नहीं यूज करते हो है ना, तो ये स्क्रिप्ट अलर्ट दे देता, ठीक है। बट आप क्योंकि इसे यूज कर रहे हो तो ये इसको क्या करेगा, सैनिटाइज कर देगा। ये इसको अंडरस्कोर हो सकता है, हाँ, ये इसको @LT वो ऐसे करके नॉर्मल कर देगा। मतलब वो HTML उठाएगा नहीं, वो उसके लिए नॉर्मल स्ट्रिंग है, बस नॉर्मल स्ट्रिंग है, वो कोई HTML का कंटेंट है, ये टैग नहीं है, ठीक है। PHP में आप इसको स्क्रिप्ट टैग से, स्क्रिप्ट टैग नाम का फंक्शन होता है, एक HTML एंटिटी नाम का फंक्शन होता है, HTML एंटिटी डिकोड, ठीक है, उसके थ्रू करते हो, ठीक है। अब लेकिन मुझे कुछ प्रिंट कराना है, अब कहाँ प्रिंट कराना है, जैसे कि अबाउट अस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एडिटर लगाते हैं, है ना, ताकि उसमें समर नोट, सभी ने सीखे एडिटर समर नोट यूज किया है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप लोग टेक्स्ट को बोल्ड करके डाल देते हो, बोल्ड करके या फिर बुलेट्स में, कैसे भी, वो तो HTML के उसमें है, वो तो शो कराने पड़ेंगे। वो अगर आप यहाँ पे डाल दोगे जो भी किसी भी वेरिएबल में आ रहा होगा, तो वो पूरी की पूरी HTML शो कर देगा, बट मुझे तो वो बोल्ड ही दिखाना है। तो उसके लिए आप ये करो, ये क्या करेगा, ये उस कोड को सैनिटाइज नहीं करेगा, एस्केप नहीं करेगा उन HTML टैग्स को, वो पूरा उसको रेंडर कर देगा। तो अगर आपको HTML रेंडर करवाना है, आपको पता है कि उसके अंदर HTML टैग्स आ रहे हैं और रेंडर करवाना है, तो ये वाला यूज करना है। नहीं रेंडर करवाना, लाइक डॉलर में सिर्फ नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, तो आपको पता है कि कुछ HTML नहीं आ रहा, तो आप ये वाला यूज करोगे, ठीक है। लास्ट में आते हैं लूप वेरिएबल। अब ओपन करो, इसमें रीडर कीवर्ड क्या है, सीधे तो डेटाबेस ना रीडर ना था, फीडर का नाम अब लोडो सीडर। अरे मेरा लूप वेरिएबल, अच्छा इसमें सर्च करो लूप वेरिएबल, कुछ नहीं चल रही। क्लिक कर इस पे, अरे इस पे क्लिक करना, ये रहा लूप इंडेक्स एक बार ये सबको दिखा देना, देखो भाई यहाँ से, ठीक है। यूज किया कभी नहीं, कभी किसी ने, इंडेक्स जो लोग मतलब ला रहे हैं उनसे काम कर रहे हैं, क्या है इंडेक्स मे भी नाम ना पता हो, यूज किया हो। जब आप लूप यूज करते हो तब ये यूज नहीं किया, मोस्टली लोग करते हैं। ये एक तरह से ग्लोबली यूज होता है। नहीं जब भी नहीं आप यूज किया। जब भी और आप भी कोई लोग चलाओगे, हाँ। है ना, तो आपको कुछ चीजें पता करनी होती हैं कि वो जो इटरेशन चल रहा है वो कौन से टाइम पे कौन चल सा रहा है। टाइम? ये काम आता है जब आप पेजिंग लगाते हो, ठीक है। अभी आपने जो पेजिंग लगाई है इन कार में, उसको जब अभी हमने पेजिंग लगाई नहीं है, बट आप जो लूप यूज कर रहे हो ना, हमने उसमें क्या किया है, हमने उसमें जो इंडेक्स होता है उसमें +1 कर दिया, ठीक है। अब वो जैसे ही पेज 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा वो फिर से इंडेक्स 0 हो जाएगा। बट मान लो 10 आइटम्स दिख रहे हैं पर पेज पे, तो सेकंड पेज पे 11 से स्टार्ट होना था, बट वो फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर से लूप चला, फिर से 0 से 0 से स्टार्ट हो। तो उसके लिए आपको कुछ डेटा चाहिए होता है,
ये वाला कि कौन सा इटरेशन चल रहा है, लूप ठीक है, Index रिमेनिंग कितने रिमेनिंग है, Loop काउंट क्या है, remaining फर्स्ट count. आइटम क्या है, लास्ट आइटम क्या है, जो आपका इटरेशन चल रहा है वो इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। और नीचे डेप्थ और पेरेंट तो मुझे भी नहीं पता। द नेस्टिंग लेवल ऑफ करंट लूप व्हेन इन अ नेस्ट, ये तो मैंने यूज नहीं किया कभी। डेप्थ और पेरेंट नया आया होगा ये, हाँ 9 है है ना। बस आज का यही तक है, अभी इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। आज का सेशन इसमें अगर किसको जो भी डाउट है, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, एक बार मैं कहूँगा ब्लेड सभी लोग पढ़ लेना, ठीक है। जो जो मैंने बताया उसको एक बार देख लेना, करके देख लेना। किसी को कोई डाउट आता है कि मैंने ऐसा किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो प्लीज़ पूछ लेना, चाहे मुझसे पूछ लेना, चाहे प्रशांत से, चाहे अभय से, चाहे कमल से, ठीक है।